तो महाराष्ट्र चुनाव से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला जो तय हुआ है, उसके मुताबिक बीजेपी करीब 156 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 सीटों पर, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, महायुति में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। तो बीजेपी करीब 156 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 सीटों पर, अगर बात एनसीपी की जाए यानी अजीत पवार की जाए तो 54 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हुआ है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी 156, एकनाथ शिंदे 78 और अजीत पवार की एनसीपी 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहुत दिनों की माथापच्ची थी कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए और उसके बाद यह तय किया गया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोस्त, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अजीत पवार की एनसीपी 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी करीब 156 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हिसाब से खबर है और आज देर शाम तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, एक पचमपेश था यूं कहें सीटों को लेकर कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो गया है। महायुति गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, बीजेपी 156, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 और एनसीपी जो है अजीत पवार वाली वो 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में देखिए उनकी ये द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, क्योंकि इससे पहले देखिए एक बार और बातचीत हो चुकी थी, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि देखिए केवल और केवल बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे गुट है, दूसरी तरफ अजीत पवार का एनसीपी गुट है, उसके अलावा देखिए रामदास अठावले की भी पार्टी है। ऐसे में छोटे छोटे दलों को भी साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भाजपा के ऊपर है और ऐसे में तभी वो देखिए संपूर्ण तरीके से एनडीए कहलाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए एक जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र में उन बीजेपी के कंधों पर आन पड़ी है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है और जिसके चलते देखिए अभी तक काफी ज्यादा डिले नजर आ रहा था। और कल की जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जो 156 सीटें हैं उसको लेकर देखिए अभी तक जो है वो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की तो उनको 78 सीटें दी गई है, 54 सीटें जो है वो अजीत पवार गुट को दी गई है। इसके अलावा देखिए जो भाजपा के पास सीटें हैं, अगर हम 156 सीटों की बात करें तो अभी तक उन सीटों में छोटे दल जो है, चाहे हम रामदास अठावले की बात करें, क्योंकि वो भी देखिए केंद्र में मंत्री भी है रामदास अठावले, उनकी पार्टी है, उनकी भी अपनी सीटों को लेकर मांग है। पहले देखिए 10 से ज्यादा सीटों की वो मांग कर रहे थे। अब ये देखना होगा, क्योंकि उसमें भी ये कहा जा रहा है कि उन छोटे छोटे दलों को उनके कैंडिडेट के हिसाब से सीट दी जाएगी। जवाब आप जल्दी से दीजिएगा, तब मैं अपने राजनीतिक विश्लेषकों के पास जाऊंगा। बताया ये जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से 30% विधायकों का जो टिकट है वो काटा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लंबे समय तक कोई भी कैंडिडेट अपनी सीट पर रहता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों के अंदर आ जाती है, क्योंकि देखिए जनता तो काम देखती है, अगर कहीं भी कुछ भी छूट रह जाती है तो जनता बदलाव चाहती है। और देखिए बीजेपी की आदत है कि वो सर्वे करवाती है और सर्वे में अगर उनको लगता है कि काम करने में विफल रहा है कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है वो टिकटों में बदलाव करती है। और यही कारण रहा है कि ये माना जा रहा है कि इस बार बहुत सारे लोगों के टिकट कट सकते हैं और कई नई लोगों को भी जगह मिल सकती है। ये भी माना जा रहा है कि 1 या 2 सांसदों को भी इस बार भाजपा विधानसभा में टिकट दे सकती है। अब ये देखना होगा कि हाल
हारे हुए जो सांसद हैं उनमें से एक दो सांसद कौन कौन रहेंगे, उनमें से अगर हम कपिल मोरेश्वर पाटिल की बात करें तो वो भी चेहरा हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि देखिए केंद्र में मंत्री रहे हैं, चुनाव लोकसभा में हार गए थे। इसके अलावा एक अगर हम रामदास अठावले की बात करें तो उनकी तरफ से भी कुछ नाम दिए गए हों, उसको लेकर भी देखिए यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं, अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, क्या सभी 288 जो सीटें हैं उस पर सहमति बन गई है महायुति गठबंधन में, या बताया यह जा रहा है कि 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंथन अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, देखिए 288 सीटों पे अभी तक बात नहीं बनी, ये बात तो साफ है। आशीष, सही कहा आपने, लेकिन यह भी है कि जब देर रात अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई दिल्ली में, जहाँ पर अजीत पवार और साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, उसमें तमाम सीटों पर बात बन भी गई और कहीं कहीं ये कह सकते हैं कि ये एक अंतिम मीटिंग थी। इसके बाद अमित शाह के पास कोई और मीटिंग या दिल्ली में मीटिंग नहीं होगी, यह माना जा रहा है, क्योंकि जो कई सारी चीजों को लेकर कुछ इश्यूज थे उसको सॉल्व किया है अमित शाह ने और साफ साफ यह कहा है जो 28 सीटें या 30 सीटें बची हुई है उस सीटों पर महाराष्ट्र लेवल पे जो नेता हैं वह बैठकर आपस में बातचीत करें, उसको सुलझा लें। लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है कि जल्द से, क्योंकि आपको पता है कि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद जल्द से दिवाली के पहले नामांकन सबको भरना है और उसके बाद समय नहीं बचेगा। आपको पता है कि 4 नवंबर सबका आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने का, यानी हर किसी को चुनाव प्रचार करने के लिए 14 दिन मिलने वाला है। ठीक से 14 दिन जो होता है, क्योंकि चुनाव प्रचार की जो शुरुआत सही तरीके से अगर होती है, आपसे पता ही आपको, वह होता है जब नामांकन वापस लिया जाता है, यानी फाइनल कैंडिडेट जो होता है वह एक तरह माना जाता है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत होती है। तो 14 दिन ही मिले, क्योंकि 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार खत्म करना पड़ेगा। तो यह माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बात बन जाएगी और 1-2 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में महायुति की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात कर लें, चूंकि आप महायुति की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करना जरूरी हो जाता है। महाविकास आघाड़ी के बीच में भी लगभग बात बन गई है, कुछ सीटों को लेकर जरूर आपस में खींचतान मची हुई है। आप देखिए कि अजीत संजय राउत से लेकर और नाना पाटोले के बीच विवाद देखने को मिला, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए उद्धव ठाकरे के पास जाकर जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं रमेश चन्नीथला, वह जाकर मुलाकात करते हैं और कहीं मनाने का प्रयास करते हैं कि आप हमारे साथ रहे। तो कहीं महाविकास आघाड़ी बहुत सीरियस है और गंभीरता चुनाव लड़ना चाहती है और यही कारण है कि कहीं भी कोई चूक ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। शरद पवार ने खुद राहुल गांधी से बातचीत की और उसकी कारण यही है कि आज उद्धव ठाकरे से मिलने कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और आज दोपहर में हम बात जब कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद मुंबई में एक महाविकास आघाड़ी की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उसमें कांग्रेस के और शरद पवार गुट के और साथ ही शिंदे अजीत उद्धव ठाकरे गुट के सभी नेता मौजूद रहेंगे। उस नेता मौजूद होने के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी 1-2 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार कितनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक, बताया तो ये भी जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर तनातनी चल रही है और यही वजह है कि शिवसेना हो, चाहे उद्धव ठाकरे की लीड वाली, या फिर कांग्रेस हो, या फिर एनसीपी हो शरद पवार की लीड वाली, आपस में एक सही जगह पर यानी एक पिच पर सभी नहीं आ पा रहे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए यही बताया मैंने आपको, आशीष, बिल्कुल उसी को जोड़ के अगर बताएं कि आप देखिए कि कल की घटना बताएं आपको। संजय राउत कहते हैं कि नाना पाटोले आप ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं जो फैसला ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। यह ऑफिशियल बयान था संजय राउत का। उसके बाद जब नाना पाटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे पूछा जाता है संजय राउत ऐसा कहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ कर चले जाते हैं। आप समझिए कि दोनों के नेताओं के बीच में जो शीर्ष नेता है दोनों पार्टियों के, उनके बीच में इतनी खाई देखी गई और यही कारण है कि रमेश चन्नीथला जो कांग्रेस प्रभारी महाराष्ट्र के, वह जाकर आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि हमारे बीच बातचीत बन जाएगी। देखिए तो सबसे बड़ा रोड़ा एक और भी है आशीष, वह है समाजवादी पार्टी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक जीवनदायी काम किया, एक वरदान मिला अखिलेश यादव का, और कहीं अच्छी सीटें कांग्रेस की उस जगह पे आ पाई है। और कारण यह है कि महाराष्ट्र में भी जो समाजवादी पार्टी है वह भी अच्छी सीटें मांगना चाह रही है, उसको अब तक पार्टी में मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। इसका जवाब संजीव उनियाल जी से ले लेते हैं। संजीव उनियाल जी, बताया यह जा रहा है कि यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है और 7 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसे महाराष्ट्र में कम से कम 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का गठबंधन में मौका दिया जाए। तो क्या यह पेच जो है वो और ज्यादा फंसता जा रहा है? कांग्रेस को अपने कोटे से सीट देनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को? आशीष,
आशीष, मुझे लगता है कि जब विचार आपके सेम नहीं होंगे, जब आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे, जब आपका एक एजेंडा नहीं होगा, कॉमन कोई गोल्स नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। तो ये इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। परंतु आप देखिएगा, क्या याद है आपको, शिवसेना जो पूरी हिंदुत्व के केंद्र होकर अपना पूरा की पूरी पार्टी का निर्माण हुआ और एक टंकार हिंदुत्व की पाकिस्तान तक जाया करती थी, उसके साथ आके कौन खड़ा हो जाता है? शरद पवार खड़े हो जाते हैं, जो कि विरोधी खेमे के एक दूसरे के नाव और सांपले आप देखिए, सांप और नेवले जैसा व्यवहार करने वाली दो पार्टियां जब एक साथ आने की कोशिश करती हैं तो औंधे मुंह के गिरती हैं। और ये देखिए, एक और समाजवादी पार्टी की एक एंट्री और आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये हास्यास्पद ही लगता है। इसीलिए ये देखिए, जो हरियाणा में हुआ वही लगभग अब इनके साथ होने वाला है। अपने पार्टी चिन्ह इनके खो दिए गए, इनके नेताओं की अपनी पहचान खत्म कर दी गई। तो एक दो तरफा, या कहते हैं कि सेकंड हैंड पार्टियां हैं ये, जो कि लड़ाई करना चाह रही हैं किनसे? जो कि राष्ट्रवाद की पार्टियां हैं। शिंदे के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोग कहा करते थे एक बार कि भाई ये तो ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, परंतु देखिए, अपने साथ लोगों को लगातार चलाने का संगच्छोधम संबद्धोधम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे, उस श्लोक को कि हम एक साथ चले, एक साथ बैठे, एक साथ सोचे और फिर एक डायरेक्शन में आगे बढ़े, जिससे कि हमारे को स्थायित्व मिले और एक ठहराव मिले। इस तरह की बातों को इस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और मुझे लगता है कि ये दूसरी जो पार्टी, आप जिसको आप कल कह रहे हैं कि ये सब इन लोगों की पार्टी जो है महायुति के सामने जो खड़े हुए हैं, आप देखिए पटोले क्या कह रहे हैं, अपने आप में वो कितना हास्यास्पद लगता है। और आके संजय राउत तो आपको पता है घी में, लगातार घी में, आग में घी का काम करते हैं। और जो उनका दुश्मन ना हो उसको भी अपना दुश्मन बनाने के लिए जाने वाले संजय राउत, एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि एक परिवार के साथ खड़े रह जाएंगे। और परिवार में भी कितनी बड़ी फूट पैदा करने का जो श्रेय मुझे लगता है संजय राउत को जाता है। शिंदे को खड़े करने का सारा श्रेय संजय राउत को जाता है, नहीं तो इतना बड़ा गुट जाता है। लेकिन संजीव कौशिक जी, जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में की, यानी हरियाणा में जिस तरह के पार्टी के भीतर ही, यहां तो गठबंधन है लेकिन पार्टी के भीतर ही हमें गतिरोध देखने को मिला, चाहे हुड्डा साहब के बीच में हो, चाहे कुमारी शैलजा जी के बीच में हो, और जिस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, हारी हुई बाजी बीजेपी जीत जाती है, ठीक उसी तरह यहां पर जो महागठबंधन है वहीं पर वो चीज देखने को मिल रही है। आपस में तालमेल का भाव है। पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के नाला पटोले साहब हों, चाहे शिवसेना यूबीटी के अगर हम बात करें संजय राउत साहब हों, अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।